हेलो दोस्तों, तो हमने कल की क्लास में हम जनजातियाँ पढ़ रहे थे। जनजातियों में हमने पहले कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न पढ़ा था, आर्टिकल 330 से 342। दो अनुसूचियों की बात की थी, अनुसूची 5 और अनुसूची 6। राजस्थान कौन सी अनुसूची में शामिल था? 5वीं अनुसूची में शामिल था। इसके अलावा केंद्र लेवल पे हमने एक कमीशन की बात की थी। कौन सा? नेशनल कमीशन ऑफ एसटी शेड्यूल्ड ट्राइब। ठीक है, कौन से आर्टिकल के में था वो? आर्टिकल 338A में, जो कि 89वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। ठीक है, उसके बाद हमने कुछ जनजातियों की बात की थी, जिसमें कंजर था, कथोड़ी था, डामोर थे, सांसी थे। इसके अलावा गरासियों की बात हमने कल कर ली थी। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम। सहरिया। ठीक है, सहरिया। अब जो भारत सरकार द्वारा एक लिस्ट बनाई गई है, जिसको कहते हैं हम आदिम जनजातियों वाली लिस्ट, PVTG। ठीक है, पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप, PVTG कहते हैं, जिसमें 75 जनजातियाँ शामिल है। उसमें राजस्थान की कौन सी जनजाति शामिल है? तो सहरिया। ठीक है, भारत सरकार के अनुसार राजस्थान की एकमात्र आदिम जनजाति, राजस्थान की एकमात्र आदिम जनजाति, आदिम जनजाति। ठीक है आदिम जनजातियों के लिए, आदिम जनजातियों से मतलब है कि ऐसी जनजातियाँ, जैसे और जनजातियाँ जैसे मीणा है, इसके अलावा भील भी है, वो थोड़े थोड़े क्या है, मुख्य धारा में आने लगे, यानी कि उनमें थोड़ी सी शिक्षा की व्यवस्था है। इसके अलावा वो मेन लोगों से थोड़े टच में है। लेकिन ये जो जनजातियाँ हैं, आदिम जनजाति, ये अपनी धुन में मस्त रहना पसंद करती है। ठीक है, ये मेन स्ट्रीम से बिल्कुल ही अलग है। ना तो यहाँ पर शिक्षा की व्यवस्था है, यहाँ पर जो खेती बाड़ी है वो भी केवल निर्वाह योग्य, यानी कि अपनी काम चल जाए, बस ऐसी क्या है इनकी कृषि व्यवस्था है। इसके अलावा इनकी जनसंख्या भी काफ़ी कम है। तो ये सब कारणों को शामिल करते हुए क्या बनाई गई है? एक आदिम जनजातियों की लिस्ट बनाई गई है भारत सरकार के द्वारा। क्या कहते हैं उस लिस्ट को? PVTJ, पर्टिकुलर वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप, PVTG, पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप। वल्नरेबल का मतलब है जो बहुत जल्दी अफेक्ट हो सकता है। ठीक है, जैसे हम बात करें भूकंप की, तो भूकंप में सबसे ज़्यादा वल्नरेबल कौन सी जगह होगी? हिमालय वाले। ठीक है, सबसे ज़्यादा अफेक्टेड कौन से रीजन होगा? तो हिमालय वाला क्षेत्र, जो नॉर्थ ईस्ट वाला क्षेत्र है, वो सबसे ज़्यादा अफेक्टेड होगा। तो ऐसी जो चीज़ जो तुरंत प्रभावित हो सकती है, जैसे समुद्र का तापमान बढ़े, तो द्वीपीय देश, जो बिल्कुल महासागरों के अंदर देश है, वो देश ज़्यादा अफेक्टेड होंगे। तो ऐसी चीज़ों को क्या कहते हैं? वल्नरेबल। ठीक है, क्या कहते हैं? वल्नरेबल। तो ये जो लिस्ट बनाई गई है भारत सरकार के द्वारा आदिम जनजातियों को, उसका क्या नाम दिया गया है? PVTG। टोटल 75 जनजातियाँ इसमें। ठीक है, कितनी? 75 जनजातियाँ, जिसमें एक सहरिया भी शामिल है। ठीक है, सहरिया भी शामिल है। क्षेत्र की बात करें, लोकेशन कहाँ पर है, कहाँ पर मेनली सहरिया ज़्यादा पाए जाते हैं? तो लोकेशन की बात करें तो 12 जिला। ठीक है, 12 जिला, इसमें शाहबाद और किशनगंज, शाहबाद और किशनगंज, ये क्या होगी? तहसील होगी। ठीक है, लोकेशन की बात हमने कर ली। इसके अलावा भारत सरकार की एकमात्र आदिम जनजाति, जिसे भारत सरकार ने PVTG लिस्ट में जगह दी है। ठीक है, पूछ ले कि कौन सी एकमात्र ऐसी जनजाति है जिसे भारत सरकार ने आदिम जनजाति घोषित किया गया है, या आदिम जनजाति नहीं देके PVTG दे दे। वो क्या दे दे? PVTG, पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप दे दे, तो वो भी कौन सी आएगी? सहरिया आएगी। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं इनके स्ट्रक्चर की बात करते हैं। ठीक है, क्या क्या इनकी व्यवस्था है? तो इनका जो मुखिया होता है, उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं कोतवाल। ठीक है, क्या कहते हैं? कोतवाल। मुखिया को क्या कहते हैं? कोतवाल। शहरियों का जो मुखिया होता है उसको क्या कहते हैं? कोतवाल कहते हैं। ठीक है, इसके अलावा दो चीज़ें आती है, एक तो सहराना, एक सहरोल। सहराना और सहरोल। आदमी कब ज़्यादा सहराता है? जब वो बड़ा बन जाता है। थोड़ा बड़ा बनते क्या हो जाता है? वो इतराने लग जाता है। बोलते हैं अपन ज़्यादा सहरा रहा है क्या, ज़्यादा इतरा रहा है क्या। ठीक है, तो सहराना मतलब बड़ी बस्ती, बड़ी बस्ती, और ये क्या हो जाएगा? छोटी बस्ती। ठीक है, छोटी बस्ती हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा गांव में हमने देखा होगा बैठने के लिए क्या बनाते हैं अपन? हताई बनाते हैं, चौपाल जिसे हम कहते हैं। तो वैसे इनके जो सामुदायिक बैठने के लिए एक सामुदायिक जगह रहती है, उसको क्या कहते हैं? डालिया। डालिया
या हथई। डालिया या हथई क्या होगी? ये बैठने की एक सामुदायिक जगह होगी, ठीक है, डालिया या हथई। बैठने की सामूहिक जगह, ठीक है, बैठने की सामूहिक जगह क्या होगी? डालिया या हथाई होगी, ठीक है। तो ये लिखो पहले, फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो सर, भारत सरकार के अनुसार राजस्थान की एकमात्र आदिम जनजाति पीवीटीजी लिस्ट में जो शामिल है। पीवीटीजी क्या होती है? जो यानी कि अभी तक मुख्यधारा से जुड़ नहीं पाए हैं, जो अभी भी अपने पुराने परंपरागत तरीकों को इस्तेमाल करते हैं, उन्हें किस लिस्ट में शामिल किया जाता है? पीवीटीजी लिस्ट में शामिल किया जाता है। क्षेत्र कौन सा है? लोकेशन कौन सी है? तो 12 जिला, डिस्ट्रिक्ट तो आ जाएगा 12, और तहसील की बात करें तो शाहबाद और किशनगंज तहसील, ठीक है। इसके अलावा हमने इनके मुखिया का नाम क्या है? कोतवाल। क्या कहते हैं इनके मुखिया को? कोतवाल। पंचायत, ठीक है। अब इनमें पंचायतों के प्रकार, पंचायत, ठीक है। शहरों की पंचायत की बात करते हैं तो पंचताई, पंचताई। एक पंचायत तो कौन सी होती है? पंचताई। एक होती है एक दसिया और एक होती है 84, 84, ठीक है। पंचताई नाम से ही शामिल, नाम से पता चल रहा है 5 गांव शामिल है। इसमें कितने होते हैं? 5 गांव शामिल। एक दसिया मतलब 11 गांव, 11 गांवों की पंचायत। और 84 की बात करें तो इसमें कितने आ जाएंगे? 84 गांव आ जाएंगे, ठीक है। तो 84 होगी वो सबसे बड़ी पंचायत होगी, यानी कि जब इंपॉर्टेंट डिसीजन इनको लेना पड़ता होगा तब कौन सी पंचायत बुलाते होंगे? 84 पंचायत बुलाते होंगे, जिसमें लगभग सभी का ही पार्टिसिपेशन रहता है, ठीक है। 84 गांव। और ये कहाँ पर होती है? तो ये होती है वाल्मीकि मंदिर, ठीक है। कहाँ पर होती है? वाल्मीकि मंदिर में, जो कि कहाँ पर है? सीताबाड़ी में, ठीक है। कहाँ पर है ये? सीताबाड़ी में, ठीक है। पंचायत देखिए हमने तो 3 प्रकार की पंचायत, पंचताई, एक दसिया और 84। पंचताई मतलब 5 गांव, एक दसिया मतलब 11 गांव और 84 मतलब 84 गांव, ठीक है। ये कहाँ पर होती है? ये होती है सीताबाड़ी के वाल्मीकि मंदिर में, ठीक है। तो वाल्मीकि की बात करते हैं हम। वाल्मीकि ये कहते हैं कि हमारा आदि पुरुष कौन है? वाल्मीकि जी को मानते हैं अपना आदि पुरुष। जैसे अपन किसको मानते हैं? मनु को मानते हैं, वैसे ये किसको मानते हैं? आदि पुरुष। आदि मतलब शुरुआत वाला, जो सबसे पहले के मानते हैं वो किसको मानते हैं? वाल्मीकि जी को। कि हमारा आदि पुरुष कौन है? वाल्मीकि जी, ठीक है। आदि पुरुष किसको मानते हैं? वाल्मीकि को मानते हैं। इसके अलावा कुल देवी, कुल देवी है इनकी कोडिया माता जी, कोडिया माता, ठीक है। किसको मानते हैं कुल देवी? कोडिया माता को। इसके अलावा ये तेजाजी और भैरव, इनकी भी पूजा करते हैं, ठीक है। तेजाजी और भैरव के भी ये पूजा करते हैं। आदि पुरुष तो मानते हैं वाल्मीकि जी को, कुल देवी मानते हैं कोडिया माता को, और जो है तेजाजी और भैरव की भी ये क्या करते हैं? पूजा करते हैं, ठीक है। अब एंटरटेनमेंट के लिए भी कुछ किया जाएगा इनके द्वारा, मनोरंजन। तो मनोरंजन के लिए क्या क्या करेंगे ये? एक चीज आती है हीड़, हीड़ एक गाना टाइप है। हीड़ कब गाते हैं इसको? दीपावली पे, दीपावली के अवसर पर, अवसर पर क्या गाते हैं? हीड़ गाते हैं। दीपावली के अवसर पर क्या गाते हैं? हीड़ गाते हैं, ठीक है। इसके अलावा होली, कौन सी होली कहते हैं? लठमार होली, लठमार होली, ठीक है। होली, लठमार होली। इसके अलावा संक्रांति, संक्रांति जो मकर संक्रांति आती है, इस पर एक खेल खेला जाता है जो लकड़ी के डंडों से खेला जाता है। वो खेल, उसको क्या कहते हैं? लेंगी, लेंगी, लकड़ी के
डंडों से खेले जाने वाला खेल ठीक है। हीड़ कब गाते हैं? दीपावली के अवसर पर। होली पर क्या खेलते हैं? लठमार होली। और संक्रांति पर लेंगी, लकड़ी के डंडों से खेला जाने वाला एक खेल है लेंगी, ठीक है। तो लेंगी खेलते हैं, ठीक है। इसके अलावा बारिश के महीने में जब बारिश होती रहती है तो क्योंकि वनों पर डिपेंडेंट है, ज़्यादा बारिश होती है तो घरों से बाहर नहीं जा सकते, तो क्या करते हैं? घरों में बैठकर गाना गाते हैं, बारिश वाले गीत। बारिश में क्या करते हैं? ये आला और लहंगी, आला और लहंगी गीत गाते हैं, ठीक है। तो पंचायत देखिए हमने 3 तरह की पंचायत है, पंचताई, एकदशिया और चौरासिया। पंचताई मतलब 5 गांव शामिल, एकदशिया मतलब 11 गांव और चौरासिया मतलब 84 गांव। जब कोई इंपॉर्टेंट फैसला लेना होता होगा तब ये संभवतः ये चौरासिया पंचायत बुलाते होंगे ये, ठीक है। कहाँ पर होती है? मेनली वाल्मीकि मंदिर, जो कि सीताबाड़ी में। वाल्मीकि जी को ये क्या मानते हैं? आदि पुरुष मानते हैं। इनकी कुलदेवी कोडिया माता जी। इसके अलावा तेजाजी और भैरव की भी ये क्या करते हैं? पूजा करते हैं। मनोरंजन के लिए हीड़, दीपावली पर क्या कहते हैं? ये हीड़ गाते हैं। होली पे लठमार होली खेलते हैं। और संक्रांति पर, जो हमारी मकर संक्रांति है, उस पर क्या कहते हैं? ये लकड़ी के डंडों से एक खेल खेला जाता है जिसको क्या कहते हैं? लेंगी कहते हैं। इसके अलावा बारिश में क्या कहते हैं? आला और लहंगी गीत गाते हैं, ठीक है। आला और लहंगी गीत, ठीक है, लिखो ये, ठीक है। तो 3 प्रकार की पंचायत देगी। पंचताई 5 गांव की, एकदशिया 11 गांव की और चौरासिया यानी 84 गांव। कहाँ पर होती है? सीताबाड़ी के वाल्मीकि मंदिर में। वाल्मीकि जी को क्या मानते हैं? या आदि पुरुष। इनकी कुलदेवी कौन सी है? कोडिया माता जी, ठीक है। एंटरटेनमेंट के लिए क्या करते हैं? ये हीड़ गाते हैं दीपावली के अवसर पर, लठमार होली खेलते हैं। और संक्रांति पर क्या खेलते हैं? ये लकड़ी के डंडों से खेला जाने वाला खेल लेंगी, ठीक है। लेंगी क्या होता है? गिल्ली डंड, जैसे अपन गिल्ली डंडा खेलते हैं वैसे ही, ठीक है। इसके अलावा बारिश के मौसम में आला और लहंगी गीत गाते हैं, ठीक है। मेले, मेले, कपिलधारा का मेला, कपिलधारा का मेला। इसके अलावा सीताबाड़ी, सीताबाड़ी का मेला। कल से? कार्तिक। कब बढ़ता है ये? कार्तिक पूर्णिमा को, कार्तिक पूर्णिमा को। लोकेशन की बात करें तो 12 में, ठीक है। ऐसा कहते हैं कि कपिल मुनि की जो थी उसके तपोबल से यहाँ पर क्या निकलती? गंगा की धारा निकल आई थी, इसलिए इसे बोलते हैं कपिल धारा, ठीक है। कब बढ़ता है? कार्तिक पूर्णिमा को। सीताबाड़ी का मेला ये बढ़ता है जेठ की पूर्णिमा को, जेठ की पूर्णिमा को। और इसको कहते हैं शहरियों का कुंभ, शहरियों का कुंभ या आदिवासियों का अर्ध कुंभ, आदिवासियों का अर्ध कुंभ, आदिवासियों का अर्ध कुंभ। आदिवासियों का अर्ध कुंभ है तो आदिवासियों का कुंभ किसे कहा था हमने? बेणेश्वर धाम को, जहाँ सोम माई जाखम नदी मिली थी, ठीक है। कब पड़ता है? जेठ की पूर्णिमा को। तो 2 मेले देखे हमने, कपिलधारा का मेला और दूसरा सीताबाड़ी का मेला, जेठ पूर्णिमा को। और ये भी कहाँ पर है? 12 जिला, 12 जिला। इसके बाद हम कुछ इंपॉर्टेंट टर्म देखते हैं इनकी, जो शहरियों से रिलेटेड है। एक तो इनमें संस्कार होता है जिसको बोलते हैं धारी संस्कार, धारी संस्कार, ठीक है। धारी का मतलब है धारण करना। जब किसी की डेथ हो जाती है इनमें तो क्या करते हैं? जो अस्थियां वगैरह लाते हैं उनको मिट्टी में धर देते हैं और फिर अगले दिन देखते हैं कि जो इसी भी आकृति बनती है, ऐसा माना जाता है कि इसका अगला जन्म इसी में होगा। जैसे कि मछली की बनी या बैल की बनी तो इन्हीं में क्या होगा? उसका अगला जन्म होगा या पुनर्जन्म होगा। अगर कोई आकृति नहीं बनी तो मतलब बंदा मोक्ष को प्राप्त हो गया, ठीक है। धारी संस्कार पूरा लिखाने का तो कोई मतलब नहीं है, पुनर्जन्म से रिलेटेड ये लिख लेते हैं, ठीक है। किससे रिलेटेड है? पुनर्जन्म से संबंधित, पुनर्जन्म से संबंधित। राख को, मृतक की राख को पात्र में भरकर
अगले दिन देखा जाना, अगले दिन देखा जाता है। जो भी आकृति पात्र में बनती है उसमें ही उसका पुनर्जन्म माना जाता है। ठीक है, क्या है, एक पात्र में राख को भर देंगे, मृतक की राख को, और उसे ढक देंगे, फिर अगले दिन देखेंगे कि जो सी भी आकृति बनती है ऐसा माना जाता है कि अगला जन्म उसका उसी योनि में होगा। ठीक है, अगर कोई आकृति नहीं बन रही है मतलब कि बंदा मोक्ष को प्राप्त हो गया। ठीक है, धारी मतलब धारणा, कौन सा रूप वो या कौन सी योनि में जाएगा वो धारण करना। इसके अलावा गोपना, क्या है, गोपना। गोपना क्या है, ये क्या है, पेड़ों पर अपना घर बनाते हैं जिसको क्या कहते हैं, गोपना कहते हैं। ठीक है, शहरियों द्वारा पेड़ों पर बनाए गए घर। ठीक है, इनके द्वारा जो पेड़ों पर बनाए घर हैं उनको क्या कहते हैं, गोपना कहते हैं। ठीक है, इसके अलावा अनाज भरने की कोठियाँ, अनाज भरने की कोठियाँ। ठीक है, अनाज भरने की कोठियाँ। तो जो छोटी कोठी होती है उसको तो कहते हैं कुशीली, और बड़ी को कहते हैं बड़ेली। कुशेली और बड़ेली। ब तो ब से आ गया मतलब बड़ा। ठीक है, ये तो हो जाएगी बड़ी कोठी, और ये हो जाएगी कुशीली, हो जाएगी छोटी कोठी। ठीक है, तो यहाँ हमने क्या क्या देखा, एक तो मेले देखे इनके। ठीक है, दो मेले हैं, कपिलधारा का मेला और सीताबाड़ी का मेला। कपिलधारा भी 12 में कार्तिक पूर्णिमा को, जो सीताबाड़ी का मेला है ये जेठ पूर्णिमा को। ये दोनों डेट ये ध्यान रखना, जेठ पूर्णिमा, कार्तिक पूर्णिमा। जैसे कार्तिक पूर्णिमा तो पुष्कर में भी आएगा। ठीक है, शहरियों का कुंभ और आदिवासियों का अर्धकुंभ भी कहते हैं। आदिवासियों का कुंभ किसे कहा है, बेणेश्वर धाम को। धारी संस्कार पूछ सकता है कि धारी संस्कार कौन सी जनजाति से संबंधित है। ठीक है, तो क्या जाएगा, सहरिया जनजाति से। धारी संस्कार से मतलब पुनर्जन्म से रिलेटेड है। इनका ऐसा माना जाता है इनमें कि क्या करो, पात्र में राख को भर के रख दो और उसे ढक दो, और अगले दिन देखने पर जो सी भी आकृति पात्र में बनती है वैसा ही उसका उसी योनि में क्या माना जाता है, पुनर्जन्म माना जाता है। अगर कोई आकृति नहीं बनती है मतलब मोक्ष को प्राप्त। गोपना, इनके द्वारा जो पेड़ों पर घर बनाए जाते हैं उसे क्या कहते हैं, गोपना कहते हैं। इसके अलावा अनाज भरने की कोटियाँ, कुशीली और बड़ेली। जो कुशीली होती है वो होती है छोटी कोटी, और बड़ेली यानी ब से बड़ा, तो बड़ेली जो होती है वो क्या होती है, बड़ी कोठी होती है। ठीक है, लिखो इसे। ठीक है, तो दो मेले देखे हमने शहरियों के, एक तो कपिलधारा का मेला कार्तिक पूर्णिमा को, और दूसरा देखा सीताबाड़ी का मेला जो कि जेठ की पूर्णिमा को। क्या कहते हैं इसको, शहरियों का कुंभ या आदिवासियों का अर्धकुंभ। धारी संस्कार किससे रिलेटेड है, शहरियों से रिलेटेड है। इनके द्वारा जो पेड़ों पर घर बनाए जाते हैं उसको क्या कहते हैं, गोपना कहते हैं। ठीक है, इसके अलावा अनाज भरने की जो छोटी कोठी होती है उसे कहते हैं कुशीली, और जो बड़ी कोठी होती है उसके कहते हैं बड़ेली। तो ये शहरिया कंप्लीट हो गया हमारा। अब हम पढ़ेंगे भील। भील जनसंख्या की दृष्टि से देखा जाए तो राजस्थान में इनका नंबर कौन सा है, दूसरा नंबर है मीणाओं के बाद। ठीक है, अगर जनजातियों की जनसंख्या की बात करा जाए तो भील का कौन सा नंबर है, दूसरा नंबर में, सेकंड स्थान मीणा, फिर भील और फिर गरासिया। ठीक है, राजस्थान की सबसे प्राचीन जनजाति किसको माना जाता है, तो वो माना जाता है भीलों को। और भारत सरकार की बात करें तो आदिम जनजाति भारत सरकार ने जिसे माना है वो है सहरिया। ठीक है, राजस्थान, दोनों में कंफ्यूज मत होना। ठीक है, ये है राजस्थान की सबसे प्राचीन जनजाति, राजस्थान की सबसे प्राचीन जनजाति। प्राचीन कैसे, क्योंकि इसका मेंशन क्या है, रामायण में भी है। रामायण में देखा था अपन ने, केवट निषाद राज जो राम भगवान को नाव में बैठाकर पार करवाता है। ठीक है, तो रामायण में जिक्र,
रामायण में मेंशन, निषाद। देखो इसके अलावा अगर हम बात करें तो अधिकतर जो दक्षिणी भाग है राजस्थान का, दक्षिणी राजस्थान है, इसके अलावा दक्षिणी पूर्वी राजस्थान, यहाँ पर किसका राज था पहले? भीलों का राज था, ठीक है। जैसे कि अपन कोटा की ही बात करें, भील राजा, कोटा में किसका राज था? कोटिया भील, कोटिया भील। बांसवाड़ा में किसका राज था? बांसिया भील। कुशलगढ़ की बात करें तो कुशला भील, कुशलगढ़ की कुशला भील। डूंगरपुर की बात करें तो डूंगरिया भील, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि पहले यहाँ पर जो थे ये मूल निवासी कौन थे? भील थे। इसके बाद में दूसरे लोग आए और उन्होंने यहाँ से क्या कर दिया? भीलों को हटा दिया। पहले किसकी सत्ता थी यहाँ पर? भीलों की सत्ता थी, ठीक है। और इनके नाम पर ही इनका नाम पड़ा, जैसे कोटिया भील के नाम पर कोटा, बांसिया भील के नाम पर बांसवाड़ा, कुशला भील के नाम पर कुशलगढ़ और डूंगरिया भील के नाम पर डूंगरपुर पड़ा, ठीक है। उसके बाद देखते हैं हम, तो जेम्स टोड साहब ने इनको क्या कहा? वनपुत्र। जेम्स टोड ने क्या कहा इनको? वनपुत्र। इम्पोर्टेंट है, ठीक है, इम्पोर्टेंट, ठीक है। पूछ सकता है कि जेम्स टोड ने किस जनजाति को क्या कहा है? वनपुत्र कहा। या जेम्स टोड ने किनको वनपुत्र कहा? कैसे भी पूछ सकता है। या किसने वनपुत्र कहा, ठीक है, कैसे भी पूछ सकता है। तो जेम्स टोड ने क्या कहा? इन्हें वनपुत्र कहा। सबसे ज़्यादा कहाँ पर मिलेंगे ये? तो सबसे ज़्यादा मिलेंगे बांसवाड़ा, और सबसे कम धौलपुर, ठीक है। सबसे ज़्यादा बांसवाड़ा में और सबसे कम की बात करें तो धौलपुर में। अब इनकी जो उत्पत्ति है वो भील शब्द से मानी जाती है। किससे मानी जाती है? भील शब्द से। उत्पत्ति किससे मानी जाती है? भील शब्द से। इसका अर्थ क्या होता है? भील शब्द का मतलब क्या होता है? तीर कमान। क्या होता है? तीर कमान। ये क्या होता है इसका अर्थ? भील का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तीर कमान, ठीक है। तो यहाँ हमने क्या क्या देखा? इंपॉर्टेंट है कि कौन सा नंबर है? दूसरा। राजस्थान की सबसे प्राचीन जनजाति कौन सी है? तो वो आएगी भील आएगी, ठीक है। और पूछे कि भारत सरकार ने किसको सबसे आदिम जनजाति माना है? तो आ जाएगी सहरी आ जाएगी, ठीक है, क्योंकि रामायण में भी इनका मेंशन है। इसके अलावा भील राजा, बहुत सारे भील राजा हुए हैं दक्षिणी राजस्थान और दक्षिणी पूर्वी राजस्थान, जैसे कोटा में कोटिया भील, डूंगरिया भील, कुशला भील, इसके अलावा बांसिया भील। जेम्स टोड ने इनको क्या कहा? वनपुत्र की संज्ञा दी है, ठीक है। सबसे ज़्यादा बांसवाड़ा में और सबसे कम धौलपुर में। उत्पत्ति भील शब्द से मानी जाती है जिसका अर्थ है तीर कमान। क्या होता है? तीर कमान। भील शब्द, भील या कहीं पर व्हील भी लिखा रहता है, व्हील, ठीक है, लिखो इसको, ठीक है। तो कौन सा नंबर है इनका? सेकंड नंबर है जनसंख्या के मामले में, और राजस्थान की सबसे प्राचीन जनजाति है, ठीक है, सबसे प्राचीन जनजाति। और आदिम कौन सी है? सहरिया। इसके अलावा हमने देखा कि दक्षिणी राजस्थान और दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में इनका क्या था? रूल था, शासन था, जैसे कि कोटिया भील। जेम्स टोड ने क्या कहा? वनपुत्र कहा। सबसे ज़्यादा बांसवाड़ा में और सबसे कम धौलपुर में। उत्पत्ति किसे मानी जाती है? भील शब्द से। इसका अर्थ क्या होता है? तीर कमान। भौमट, एक चीज़ आती है भौमट। तो मेवाड़ में जहाँ भीलों का कॉन्सेंट्रेशन है, सकेंद्र ने, ऐसी जगहों को क्या कहते हैं? या जहाँ बहुत ज़्यादा मात्रा में भील पाए जाते हैं, उस रीजन को क्या कहते हैं? भौमट कहते हैं। आगे अपन ट्राइबल जो मूवमेंट पढ़ेंगे तो उसमें पढ़ेंगे हिस्ट्री में, तो उसमें आएगा एक ही या भौमट भील आंदोलन, ठीक है। मोतीलाल तेजावत के नेतृत्व में किया गया था ये। तो मेवाड़ में भीलों का सकेंद्रण स्थल, ठीक है, जहाँ पर बहुत ज़्यादा मात्रा में भील पाए जाते हैं तो उस पूरे रीजन को क्या कहते हैं? भौमट कहते हैं, ठीक है। महुआ,
ये क्या है, भीलों का कल्पवृक्ष, भीलों का कल्पवृक्ष, क्योंकि इसके बहुत सारे यूज हैं महुआ के, तो इसलिए इसको क्या कहते हैं, भीलो कल्पवृक्ष। कल्पवृक्ष का मतलब ये होता है कि जिसके बहुत सारे यूज है, जैसे केजड़ी पढ़ेंगे हम आगे, तो उसको भी क्या कहते हैं, कल्पवृक्ष। ठीक है, महुआ कल्पवृक्ष कहते हैं। ठीक है, ऐसे ही जो बांस आता है, बांस आता है, बांस क्या है, एक पेड़ है, घास है, घास है बांस। ठीक है, क्या है, घास, सबसे लंबी घास, सबसे लंबी घास। इसको क्या कहते हैं, आदिवासियों का हरा सोना, आदिवासियों का हरा सोना, हरा सोना। ठीक है, आदिवासियों का हरा सोना किसको कहते हैं, बांस को कहते हैं। तो महुआ क्या है, भीलों का कल्पवृक्ष। भौमट क्या है, जहाँ पर बहुत ज़्यादा भीलों का कॉन्सेंट्रेशन है मेवाड़ में, उस जगह को क्या कहते हैं, भौमट कहते हैं। ठीक है, टोटम, कुल देवता, इनका कुल देवता का क्या नाम है, टोटम, टोटम, टोटम। ठीक है, और प्रतीक के रूप में टोटम को किसका, टोटम में किसको देखा जाता है, जो पेड़ पौधे हैं, पेड़ पौधे हैं, उनको क्या माना जाता है कि ये क्या है, टोटम का सिंबल है, टोटम का प्रतीक है। पेड़ पौधों को टोटम का प्रतीक माना जाता है, टोटम का प्रतीक माना जाता है। ठीक है, अब पेड़ पौधों को क्या मानते हैं, मतलब प्योर मानते हैं, इसलिए क्या कहते हैं, पेड़ पौधों को कंजर्वेशन करने में, जब हम किसी चित्र को पवित्र मान लेते हैं तो क्या हम उसे काटेंगे, क्या नहीं काटेंगे, बल्कि क्या करेंगे, उसका संरक्षण करेंगे। जैसे हम किसको मानते हैं, पीपल, बरगद, इनको क्या मानते हैं, हम पवित्र मानते हैं, तो हम कभी भी इनको नहीं काटेंगे। ठीक है, तो कुल देवता कौन हो गया इनका, टोटम। तो पेड़ पौधों को क्या करते हैं, साक्षी मानकर क्या कर लेते हैं, शादी कर लेते हैं। ठीक है, तो उसको कौन सा विवाह कहते हैं, हाथी वेंडो, हाथी वेंडो विवाह। पेड़ पौधों को साक्षी मानकर किया जाने वाला विवाह, पेड़ पौधों को साक्षी मानकर, साक्षी मानकर किया जाने वाला विवाह। ठीक है, पेड़ पौधों को साक्षी मानकर किया जाने वाले विवाह को क्या कहते हैं, हाथी वेंडो विवाह कहते हैं। मांगेरिया त्योहार, एक त्योहार होता है इनमें, मांगेरिया त्योहार, उस पर ज़्यादातर ये शादियाँ होती है। ठीक है, मांगेरिया त्योहार, लांगूरिया नहीं है, आगे लांगूरिया अलग आएगा, लांगूरिया केला देवी में आएगा। ठीक है, मांगेरिया त्योहार पर शादी, त्योहार पर शादी। ठीक है, इनका एक रणघोष भी है। ठीक है, जैसे ही लड़ाई हो जाती है तो जनरली जनजातियों में क्या होता है, सब सामूहिक रूप से लड़ते हैं। ठीक है, इनमें क्या होता है, समूह की भावना होती है। हमने स्टार्टिंग में ही पढ़ा था कि ऐसी जाति जो समूह में निवास करती है उसको क्या कहते हैं, जनजाति। तो इनमें क्या होता है, समूह की भावना होती है, यानी कि किसी एक पर भी कोई संकट आया तो सभी मिलजुल कर क्या हो जाते हैं, खड़े हो जाते हैं। तो इनका रणघोष क्या है, फाइरे फाइरे। पूछ सकता है कि फाइरे फाइरे किसका रणघोष है, फाइरे फाइरे। ठीक है, फाइरे फाइरे, फाइट से याद कर लेना, फाइरे। ठीक है, फायरे फायरे क्या है, इनका रणघोष है। मांगेरिया त्योहार पर शादी होती है मेनली। हाथी वेंडो विवाह, पेड़ पौधों को साक्षी मानकर किया जाने वाला विवाह कौन सा है, हाथी वेंडो विवाह। ठीक है, पेड़ पौधों, टोटम इनका कुल देवता है और पेड़ पौधों को टोटम का प्रतीक माना जाता है। महुआ भीलों का कल्पवृक्ष है। इसके अलावा भौमट, मेवाड़ में जो भीलों का कॉन्सेंट्रेशन स्थल है, जहाँ पर बहुत सारे भील पाए जाते हैं, उस एरिया को क्या कहते हैं, भौमट कहते हैं। ठीक है, इसको लिखो। ठीक है, तो भौमट क्या है, मेवाड़ में भीलों का कॉन्सेंट्रेशन स्थल। महुआ को क्या मानते हैं, ये भीलों का कल्पवृक्ष कहा जाता है। बांस को, जो आदिवासियों का हरा सोना है, बांस कहलाता है। ठीक है, हाथी वेंडो विवाह होता है। टोटम इनका क्या है, कुल देवता है। और पेड़ पौधों को टोटम का प्रतीक माना जाता है। रणघोष, यानी कि रणघोष कौन सा है इनका, फायरे फायरे। ठीक है, फायरे फायरे। क्या पढ़ रहे थे ब्याह, हाथी वेंडो विवाह पढ़ा था हमने। पेड़ पौधों को साक्षी मानकर किया जाने वाला विवाह। मांगेरिया त्योहार के अवसर पर विवाह किया जाता है। और विवाह में देखते हैं तो नातेदारी की प्रथा यहाँ भी प्रचलित है। ठीक है, यानी कि औरत दूसरे आदमी के पास जाकर शादी कर सकती है। ठीक है, तो नातेदारी, नातेदारी। ठीक है, समझ में आ गया नातेदारी तो क्या होती है।
तो नातेदारी में अब जैसे महिला किसी दूसरे पुरुष के साथ शादी कर रही है, ठीक है, तो जो पहले वाला पुरुष है वो क्या कर सकता है, ऑब्जेक्शन कर सकता है। तो उसको जिससे वह शादी करती है उसको वो दूसरे पुरुष को, पहले वाले पुरुष को क्या देता है, वो पैसा देता है। उसको क्या कहते हैं, झगड़ा राशि, ठीक है, ताकि झगड़ा नहीं हो, झगड़ा राशि। पूर्व पति को नए पुरुष द्वारा पैसा देना, ठीक है, पूर्व पति को नए पुरुष द्वारा पैसा देना, ठीक है। अब नातेदारी में महिला क्या है, दूसरे पुरुष के पास जा रही है, उससे शादी करेगी, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, जैसे वहाँ पर दापा देखा था हमने, वैसे ही क्या है, यहाँ पर लड़की के घर वालों को भी पैसा दिया जाएगा इस पुरुष द्वारा। पहले वाले पुरुष को तो देगा, उसको क्या बोलेंगे, झगड़ा राशि, और जो लड़की के घर वालों को देंगे उसको कहते हैं मायस, ठीक है। माँ से मतलब लड़की के घर वाले, ठीक है, मायरा या मायस, ठीक है, क्या कहेंगे, मायस। लड़की के घर वालों को पैसा दे देंगे, या कोई जानवर दे देंगे, ऐसा कोई, ठीक है, कुछ भी दे देंगे, पैसा आदि देना। एक इसी में टर्म आती है, जैसे मान लो जो महिला नाते पर गई है, ठीक है, अगर वो पहले से ही क्या है, मदर है, अगर उसकी कोई बच्चा बच्ची है तो वो क्या होगा, नए वाले के पास जाएगा, ठीक है, उसके साथ में जाएगा, तो वो बच्चा क्या कहलाएगा, गोलड़, क्या कहेंगे उसको, गोलड़, गोलू मोलू से याद रह जाएगा, गोलड़, ठीक है। महिला का बच्चा जो नए पति के घर जाता है, ठीक है, क्या कहेंगे उसको, गोलड़ कहेंगे, ठीक है। झगड़ा राशि के किसको देंगे, जो नया वाला पुरुष रहेगा वो किसको देगा, उसके पहले वाले पति को। लड़की के घर वाले को जो नया वाला है वो क्या देगा, मायस देगा, ठीक है। इसके अलावा जो महिला है उसके साथ जो बच्चा आता है उसको क्या कहते हैं, गोलड़ कहते हैं, ठीक है। वो उसको अपनी फैमिली में जगह देता है, नया वाला पुरुष, ठीक है, क्या कहते हैं उसको, गोलड़। एक टर्म आती है इसमें, छेला फाड़ना, छेला फाड़ना किसको बोलेंगे, तलाक को, ठीक है, तलाक देने को क्या बोलेंगे, छेला फाड़ना, तलाक को क्या बोलेंगे, छेला फाड़ना बोलेंगे। यानी कि इनमें भी तलाक की प्रथा क्या है, प्रचलित है। संभव तो उसके बाद ही क्या है, नातेदारी, तो ये आपस में क्या है, रिलेटेड चीज़ें हैं, ठीक है। छेला फाड़ना, तलाक। अब जब शादी तय हो जाती है तो उसके बाद क्या करनी पड़ती है, लड़के को भी देनी पड़ती है परीक्षा, ठीक है, लड़की को भी क्या देनी पड़ती है, परीक्षा देनी पड़ती है आरपीएससी वालों के पास। तो उसको क्या बोलेंगे, भराड़ी माता। भराड़ी माता के क्या करना पड़ता है, उसको फोटो बनाना पड़ता है ससुराल में जाकर लड़के को, ठीक है। जैसे कुकड़ी रस्म पढ़ी थी हमने सासियों में, वो अपने कैरेक्टर की परीक्षा देती है वहाँ पर, यहाँ पर जस्ट उल्टा है, ठीक है। भराड़ी माता, इसको क्या कहेंगे, विवाह की देवी। तो पुरुष द्वारा विवाह से पूर्व ससुराल में भराड़ी माता का चित्र बनाया जाता है, ठीक है, चित्र बनाया जाता है, ठीक है। तो भराड़ी माता क्या होगी, विवाह की देवी। इसलिए क्या होता है, पुरुष को पहले क्या करना पड़ता है, शादी से पहले ससुराल में जाकर फोटो बनाना पड़ता है भराड़ी माता का, ठीक है। तो ये हमने देखा, झगड़ा राशि, पूर्व पति को पुरुष द्वारा पैसा देना, नए पुरुष को द्वारा, ठीक है। जो उसका नया पति होगा वो क्या देगा, पुराने वाले को पैसा, इसके द्वारा नया वाला भी क्या देगा, घर वालों को भी देगा, लड़की के घर वालों को, तो उसको क्या कहेंगे, मायस। महिला के साथ जो लड़का या लड़की आएगा उसको क्या कहेंगे, गोलड़ कहेंगे, ठीक है। छेला फाड़ना मतलब तलाक, और भराड़ी माता विवाह की देवी, ठीक है। ससुराल में पहले इनका फोटो बनाना पड़ेगा पुरुष को, ठीक है। इसको लिखो, ठीक है। झगड़ा राशि, पूर्व पति द्वारा नए पुरुष को पैसा देना, और नया पुरुष जो घर वालों को देगा, लड़की के घर वालों को, उसको क्या बोलेंगे, मायस बोलेंगे, ठीक है। और जो महिला के साथ जो लड़का या लड़की रहेगा उसको क्या बोलेंगे, गोलड़ कहेंगे। छेला फाड़ना तलाक को कहते हैं,
ठीक है। भराड़ी माता, इनको क्या कहते हैं, विवाह की देवी। देखो इकोनॉमिक एक्टिविटी देखते हैं इनकी, ठीक है, बिलों की इकोनॉमिक एक्टिविटी, तो इनके द्वारा की जाती है कर्तन और दहन खेती, ठीक है, जंगलों को काट कर और फिर उस मैदान को साफ करके जो खेती की जाती है उसको क्या कहते हैं, स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर, कर्तन व दहन कृषि, कर्तन व दहन कृषि, ठीक है। पहले जंगलों को काटेंगे, जगह को साफ करेंगे और फिर खेती की जाती है, ठीक है। फिर 3-4 साल करेंगे, फिर नई जगह चल जाएंगे, फिर वहाँ पर क्या है थोड़े टाइम बाद जंगल उग गया, तो इससे क्या है भूमि भी बंजर होती है, ठीक है। कर्तन व दहन कृषि, स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर, स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर, ठीक है। इनके अलग अलग स्टेट के हिसाब से अलग अलग नाम है, तो राजस्थान में इसको क्या कहते हैं, वालरा कहते हैं, ठीक है, क्या कहते हैं, वालरा। एक तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि वालरा क्या है, तो क्या है, कर्तन व दहन कृषि। अगर जनजातियों के रेफरेंस की मैं बात करें तो कौन सी जनजाति द्वारा ये खेती की जाती है, वालरा, तो भील जनजाति आएगा, ठीक है। अब इसमें 2 टाइप आएंगे, दजिया और चीमाता, दजिया और चीमाता, चीमाता। दजिया, दजिया तो रहेगी जो मैदानी भागों में की जाएगी, ठीक है, कहाँ पर, मैदानी भागों में, मैदानी भागों में, ठीक है। माताजी, माताजी कहाँ पर रहती है, पहाड़ी क्षेत्रों में, तो ये कहाँ की जाएगी, चीमाता, पहाड़ी क्षेत्रों में, पहाड़ी क्षेत्रों में, ठीक है। माता से याद रख लेना, माता जी कहाँ रहती है, पहाड़ों पे, ठीक है। तो पहाड़ी क्षेत्रों में तो चीमाता, और दूसरा क्या हो जाएगा, मैदानी क्षेत्रों में क्या कहेंगे, दजिया कहेंगे, ठीक है। ओवरऑल क्या कहेंगे, पूरी को वालरा कहेंगे, ठीक है। अभी तो ये क्वेश्चन आया भी है, वीडियो मेंस 2021, ठीक है। वालरा क्या है, या शायद कर्तन या दहन कृषि राजस्थान में किस नाम से जानी जाती है, तो वालरा, ठीक है। इसके 2 टाइप हो गए, दजिया और चीमाता, मैदानी भागों में और पहाड़ी क्षेत्रों में। जब हम पढ़ रहे थे रेड लोमी सोइल, लाल चिकनी मिट्टी, तो वहाँ भी हमने पढ़ा था कि ऊपर से अपर्दन होता है, नीचे यहाँ पर मोटी परत जम जाती है और यहाँ पर खेती की जाती है मक्का की, तो इनका मुख्य खाद्यान्न क्या है, मक्का है, ठीक है, मक्का की खेती करते हैं, ठीक है। मक्का की खेती कहाँ पर होती है, ढलान वाले एरिया में, कहाँ पर होती है, ढलान वाले एरिया में किसकी खेती करेंगे, मक्का की खेती करेंगे, ठीक है। मुखिया, मुखिया, इनका जो मुखिया रहेगा उसको क्या कहेंगे, गमेती कहते हैं, क्या कहते हैं, गमेती। मुखिया को क्या कहते हैं, इनमें गमेती कहते हैं, ठीक है। हेलमो, एक टर्म आती है हेलमो, जैसे पहले पढ़ा था, एक तो हुरे पढ़ा था, कंफ्यूज मत होना, हुरे गराशियों में पढ़ा था, हेल रूबी गराशियों में पढ़ा था। हेल ऋतु क्या थी, गराशियों की सहकारी संस्था, ठीक है। हुरे क्या थे, गराशियों द्वारा मृतक की याद में बनाए जाने वाले स्मारक, ठीक है। हेलमो, जो इनके द्वारा सामूहिक रूप से जो कार्य किया जाता है, ठीक है, बिलों द्वारा सामूहिक रूप से जो कार्य किया जाता है उसको क्या कहते हैं, हेलमो। बिलों द्वारा सामूहिक रूप से किया जाने वाला कार्य, सामूहिक रूप से किया जाने वाला कार्य, ठीक है। सामूहिक रूप से साथ में मिलजुल कर जो कार्य करते हैं उसको क्या कहते हैं, हेलमो कहते हैं, ठीक है, हेलमो। मुखिया को क्या कहते हैं, गमेती कहते हैं। डांस, नृत्य, आगे जब हम लोक नृत्य पढ़ेंगे तब डिटेल से पढ़ेंगे इनको, ठीक है, हर एक चीज़ को, तो अभी तो केवल नाम नाम लिख रहा हूँ, ठीक है। हाथी मना, हाथी मना, गेर, गौरी, ठीक है। गौरी जो नृत्य है वो क्या होता है, रक्षाबंधन के दूसरे दिन से स्टार्ट होता है और उसके बाद 40 दिनों तक चलता है, ठीक है। ये हम कहाँ पे पढ़ेंगे, जब नृत्य पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे, ठीक है। अभी तो देख लो कि कौन कौन से नृत्य किए जाते हैं, तो हाथी मना, गेर और गौरी नृत्य। एक और टर्म आती है कट्टा, कट्टा,
ठीक है, कट्टा। मृत्युभोज को क्या कहते हैं? ये कट्टा, मृत्युभोज को, मृत्युभोज होती है उसको क्या कहते हैं? कट्टा कहते हैं। ठीक है, इसके बाद मेले पढ़ लेंगे, ये लिखो भी। ठीक है, तो जो कर्तन और दहन स्लेश एंड बर्न एग्रीकल्चर है उसको क्या बोलते हैं? राजस्थान में वालरा। दो प्रकार की होती है, दजिया और चीमाता। दजिया तो होती है मैदानी इलाकों में और चीमाता पहाड़ी क्षेत्रों में। ठीक है, तो कौन सी जनजाति है जो वालरा कृषि करती है? तो भील जनजाति। इनके मुखिया को क्या कहते हैं? गमेती। सामूहिक रूप से जो कार्य करते हैं उनको कहते हैं हेलमो। मृत्युभोज को कहते हैं कट्टा। कौन कौन से नृत्य इनके द्वारा किए जाते हैं? तो गेर, गौरी और हाथी मना, ये नृत्य किए जाते हैं। बाकी हम लोक नृत्यों में देखेंगे। मेले, एक तो आएगा घोटिया अंबा का मेला, घोटिया अंबा का मेला। ठीक है, दूसरा आएगा बेणेश्वर। एक तो है घोटिया अंबा का मेला और दूसरा है बेणेश्वर का मेला। कहाँ पर पड़ता है ये? बांसवाड़ा में, चैत्र अमावस्या को। चैत्र अमावस्या को। ठीक है, घोटिया अंबा का मेला। पूछ सकता है कौन सी जनजाति से संबंधित है? तो भील से। ठीक है, बेणेश्वर का मेला, यह है आदिवासियों का कुंभ, आदिवासियों का कुंभ। कहाँ पर है? नवा टापरा, नवा टापरा गांव, डूंगरपुर। त्रिवेणी संगम भी है ये। ठीक है, क्या है? त्रिवेणी संगम। सोम माही जाखम, सोम माही और जाखम। मेला इंपॉर्टेंट है। मेला कब पड़ता है इसका? माघ पूर्णिमा, माघ पूर्णिमा। ठीक है, तो बेणेश्वर का मेला कहाँ पर पड़ता है? नवा टापरा, डूंगरपुर में। त्रिवेणी संगम में सोम माही जाखम आदिवासियों का कुंभ कहलाता है। मेला कब पड़ता है? माघ पूर्णिमा को। इसके अलावा घोटिया अंबा का मेला कहाँ पर है? बांसवाड़ा, चैत्र अमावस्या को पड़ता है। ठीक है, मेला। देखो इसमें एक टर्म आती है पाखरिया, पाखरिया। अगर कोई व्यक्ति, कोई सैनिक किसी दूसरे सैनिक के घोड़े को मार देता है तो उसको क्या कहते हैं? पाखरिया। घोड़े को मारने वाला सैनिक। मारने वाला सैनिक क्या कहलाता है? पाखरिया कहलाता है। ठीक है, इसके अलावा जो मेवाड़ के राज चिन्ह है उसमें भी भीलों को मेंशन किया गया है। ठीक है, मेवाड़ के राज चिन्ह, इसको मेंशन किया जाता है भीलों को। राज चिन्ह, मेवाड़ का जो राज चिन्ह है उसमें भील को शामिल किया जाता है। इसके अलावा जब मेवाड़ राजा का राज तिलक होता था तो भील भी शामिल होते थे। ठीक है, भील भी शामिल होते थे। तो भीलों का एक इम्पार्ट, क्योंकि पहले क्या था, यहाँ पर भीलों का ही रूल था। तो पाखरिया क्या होता है? ऐसा सैनिक जो किसी दूसरे के घोड़े को मार देता है उसको क्या कहते हैं? पाखरिया कहते हैं। ठीक है, दो मेले पड़े, घोटिया अंबा का मेला बांसवाड़ा में चैत्र अमावस्या को, बेणेश्वर धाम माघ पूर्णिमा को, नवा टापरा गाँव डूंगरपुर सोम माही जाखम के संगम पर। किसके द्वारा स्थापित किया गया था ये? संत माऊजी द्वारा, माऊजी द्वारा, संत माऊजी द्वारा स्थापित किया गया था। ठीक है, मेवाड़ के राज चिन्ह में भीलों को शामिल किया गया है। पाखरिया किसी के घोड़े को मारने वाला सैनिक। लिखो, ठीक ना, इसमें लिख लेना एक भीलों में ऊंद्रिया पंथ, ऊंद्रिया पंथ। पूछ ले ऊंद्रिया पंथ किससे रिलेटेड है? तो भीलों से रिलेटेड है। कौन सा पंथ? ऊंद्रिया पंथ, भीलों से संबंधित। ठीक है, ऊंद्रिया पंथ किससे संबंधित है? भीलों से संबंधित है। मेले देखे हमने, घोटिया अंबा का मेला चैत्र अमावस्या को बांसवाड़ा में पड़ता है। इसके अलावा बेणेश्वर धाम माऊजी द्वारा स्थापित किया गया था, आदिवासियों का कुंभ कहलाता है। त्रिवेणी संगम में सोम माही जाखम का, और नवा टापरा
कहाँ पर है? डूंगरपुर में स्थित है। माघ पूर्णिमा को मेला लगता है। पाखरिया, घोड़े को मारने वाला सैनिक क्या कहलाता है? पाखरिया कहलाता है। मेवाड़ के राज चिन्ह में भीलों को शामिल किया गया है और भीलों से संबंधित ऊंद्रिय पंथ, ऊंद्रिय पंथ का संबंध किससे है? तो भीलों से संबंधित है। ठीक है, मीणा, मीणा जनसंख्या के हिसाब से राजस्थान की सबसे बड़ी जनजाति, सबसे बड़ी जनजाति। ठीक है, सबसे बड़ी जनजाति और सबसे ज़्यादा शिक्षित भी, सबसे ज़्यादा शिक्षित, सबसे ज़्यादा शिक्षित भी क्या है? मीणा है। मीणा की जो उत्पत्ति है वो मीन या मछली से माना जाता है, मीन या मछली से। मत्स्य पुराण में आता है, विष्णु भगवान का जो मत्स्य अवतार है, ठीक है, मछली का जब उन्होंने अवतार लिया था तो उससे ही ये अपनी उत्पत्ति मानते हैं। मत्स्य संघ, मत्स्य संघ, आगे पढ़ेंगे मत्स्य संघ। ठीक है, मत्स्य संघ, मत्स्य संघ भी किससे रिलेटेड है? मीणाओं से रिलेटेड है। मत्स्य पुराण, ठीक है, मत्स्य पुराण, जब विष्णु भगवान ने मछली का अवतार लिया था वो मत्स्य पुराण। मीन या मछली से रिलेटेड है मीणा, संभवतः इनकी क्या हुई है? उत्पत्ति हुई है। सबसे ज़्यादा शिक्षित, सबसे बड़ी जनजाति, सबसे ज़्यादा कहाँ पर है? ठीक है, सबसे ज़्यादा, सबसे ज़्यादा। अब इसमें भी बहुत कन्फ्यूजन आता है, बहुत सी जगह लिखा रहता है उदयपुर और दूसरे बहुत सी जगह लेता है जयपुर, उदयपुर और जयपुर। ठीक है ना, कहाँ पर है? उदयपुर और जयपुर। सबसे कम जैसलमेर, जैसलमेर। सबसे बड़ी जनजाति, सबसे ज़्यादा शिक्षित, सबसे ज़्यादा उदयपुर जयपुर, सबसे कम जैसलमेर। ठीक है, मीन या मछली से संभवतः इनकी उत्पत्ति मानी जाती है। मत्स्य पुराण, भगवान विष्णु जब मछली का अवतार लेते हैं तो वो किससे संबंधित है? मत्स्य पुराण, और मत्स्य पुराण का संबंध किससे है? मीणाओं से है। ठीक है, इनमें भी दो कैटेगरी है, दो कैटेगरी, यानी कि इनमें भी क्या है? विभाजन है। मीणाओं में भी क्या है? विभाजन है। एक तो है जमींदार मीणा, ठीक है, एक तो है जमींदार मीणा और एक है चौकीदार मीणा, चौकीदार मीणा। जमींदार मतलब जिनके पास ज़मीन बड़े पर्याप्त मात्रा में, वो जाएंगे जमींदार मीणा, और जिनके पास ज़मीन वगैरह नहीं है तो वो आ जाएंगे चौकीदार मीणाओं में। जो रिजर्वेशन का फ़ायदा है वो भी किनको मिलेगा? चौकीदार मीणाओं में, क्योंकि ये क्या है? थोड़े पिछड़े जब ये जाता है तो चौकीदार मीणाओं को ज़्यादा फायदा मिलता है। ठीक है, इनके एक गुरु हैं, ठीक है, गुरु, जिनका क्या नाम है? मुनि मगन सागर, मुनि मगन सागर। और इन्होंने लिखा था मीणा पुराण, मीणा पुराण। ठीक है, अपने गुरु किसको मानते हैं? मुनि मगन सागर को मानते हैं। ठीक है, मीणा पुराण, इन्होंने क्या लिखा था? मीणा पुराण, जिनमें मीणाओं की वंशावली का वर्णन है, इनके मीणाओं के गोत्र आदि को बताया गया था। किसके द्वारा? मुनि मगन सागर के द्वारा। ठीक है, तो गुरु कौन हो गए इनके? मुनि मगन सागर हो गए। ठीक है, सबसे ज़्यादा शिक्षित है। मत्स्य पुराण में इनका मेंशन है, दो भागों में बांटा गया है, जमींदार और चौकीदार मीणाओं में। अब इनका फेवरेट तीर्थ स्थल है, जैसे बेणेश्वर धाम पढ़ा था हमने, इसके पहले सीतावाड़ी पढ़ा था, ऐसे इनका भी क्या है? तीर्थ स्थल है, जिसका नाम क्या है? रामेश्वर, रामेश्वर घाट। कहाँ पर है रामेश्वर घाट? पदरा गाँव, सवाई माधोपुर, पदरा गाँव, सवाई माधोपुर। इसको कहते हैं मीणा जाति का कुंभ, मीणा जाति का कुंभ। त्रिवेणी है ये भी, त्रिवेणी, चंबल, बनास और सीप। ठीक है, रामेश्वर घाट क्या कहाँ पर है? सवाई माधोपुर में, पदरा गाँव। मीणा जाति का कुंभ कहलाता है ये, और त्रिवेणी संगम है यहाँ पर। किसका? चंबल, बनास और सीप का त्रिवेणी संगम है। ठीक है, अभी ये लिखो।
ठीक है। मीणा जाति जनसंख्या के हिसाब से राजस्थान की सबसे बड़ी जनजाति है और सबसे ज़्यादा शिक्षित भी। मीन या मछली से इसकी उत्पत्ति मानी जाती है, ठीक है। सबसे ज़्यादा उदयपुर जयपुर, सबसे कम जैसलमेर में। दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है इनको, जमींदार और चौकीदार मीणाओं में। गुरु कौन है इनके? मुनि मगन सागर, जिन्होंने लिखा मीणा पुराण, जिसमें मीणाओं की वंशावली के बारे में बताया गया है। मीणा जाति का कुंभ रामेश्वर घाट, पतरा गांव, सवाई माधोपुर में, ठीक है। ये एक त्रिवेणी संगम है जो कौन कौन सी नदियों पे? चंबल, बनास और सीप नदी पर। चंबल, बनास और सीप नदी पर। इनके आराध्य देव देखो, मीणाओं के आराध्य देव, आराध्य देव, इनके आराध्य देव है गोमतेश्वर। गोमतेश्वर, इनको कहते हैं भूरिया बाबा, भूरिया बाबा। इनका मेला लगता है अरनौद प्रतापगढ़ में, अरनौद प्रतापगढ़, प्रतापगढ़, ठीक है। गोमतेश्वर या भूरिया बाबा मेला कहाँ लगता है? अरनौद प्रतापगढ़। इसके अलावा जो मीणाओं के जो देवता है उन्हें क्या कहते हैं? सम्मिलित रूप से भुज देवता, भुज देवता। मीणा जाति के जो देवता हैं उन्हें क्या कहते हैं? भुज देवता, मीणाओं के देवता को क्या कहते हैं? भुज देवता। इसके अलावा क्या है? जीर्ण माता के उपासक भी है, ठीक है। जीर्ण माता के उपासक, जीर्ण माता के उपासक। जीर्ण माता कहाँ पर है? रेवासा, सीकर, रेवासा। जीर्ण माता के उपासक है ये, उपासक। किसके उपासक है? जीर्ण माता के। गोमतेश्वर या भूरिया बाबा आराध्य देव है। कहाँ पर मेला लगता है? अरनौद प्रतापगढ़। इनके देवताओं को क्या कहते हैं? भुज देवता। जीर्ण माता के भी ये क्या है? उपासक है। कुछ टर्म देखते हैं। भुज देवता हो गया, जीर्ण माता, गोमतेश्वर या भूरिया बाबा। ठीक है, इसमें देख लेते हैं मेवासे, मेवासे। आदिवासियों जो मीणाओं द्वारा जो है जंगलों में बनाए गए घर हैं उनको क्या कहते हैं? मेवासे। जंगलों में बनाए गए घर, बनाए गए घर, ठीक है। अब जैसे क्या करते हैं अपन, रंगोली आदि बनाते, अपने कोई भी कार्यक्रम होता है तो क्या बनाते हैं? रंगोली। वैसे इनके द्वारा क्या बनाई जाती है? मोरनी मांडना, मोरनी मांडना, ठीक है। मांगलिक अवसरों पर, मांगलिक अवसरों पर। सोहरी, ओबरी, ठीक है। ओबरी एक टर्म आती है, ओबरी। ये क्या होता है? अनाज भरने की कोठी होती है, अनाज भरने की बड़ी कोठियाँ, ठीक है। हमने क्या क्या देखा? एक तो देखा कि राजस्थान में सबसे बड़ी जनजाति है, जनसंख्या के हिसाब से सबसे ज़्यादा शिक्षित भी है। उदयपुर जयपुर में सबसे ज़्यादा, सबसे कम जैसलमेर में। इसके अलावा जमींदार और चौकीदार मीणाओं में बांटा इनको हमने। फिर क्या देखा? आराध्य देव गोमतेश्वर या भूरिया बाबा, अरनौद प्रतापगढ़ में मेला लगता है इनका। भुज देवता, मीणाओं के जो देवता है उन्हें क्या कहते हैं? भुज देवता। जीर्ण माता के भी ये उपासक है। मेवासे क्या होते हैं? इनके द्वारा जो जंगलों में बनाए गए घर है उन्हें क्या कहते हैं? मेवासे। मोरनी मारना, जो मांगलिक कार्यक्रमों पे ये रंगोली आदि बनाते हैं उसको क्या कहते हैं? मोरनी मारना। ओबरी, इनके द्वारा जो अनाज भरने की बड़ी बड़ी कोठियाँ है उनको क्या कहते हैं? ओबरी कहते हैं, ठीक है। देखो आराध्य देव कौन है मीणाओं के? गोमतेश्वर या भूरिया बाबा। कहाँ पर मेला लगता है? अरनौद प्रतापगढ़। मीणाओं के देवताओं को क्या कहते हैं? भुज देवता। जीर्ण माता के भी ये क्या है? उपासक है। मेवासे, जो जंगलों में बनाए गए इनके द्वारा घर है वो क्या कहलाते हैं? मेवासे, ठीक है। मोरनी मारना, मांगलिक अवसरों पर जो ये रंगोलियाँ बनाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? मोरनी मारना। ओबरी क्या है? जो अनाज भरने की बड़ी बड़ी कोठियाँ हैं उनको क्या कहते हैं? ओबरी कहते हैं। अगली देख लो, ओड।
ओड, ओड ये भी जनजाति है जो क्या करती है, तालाब से मिट्टी खोदने का कार्य, तालाब से मिट्टी खोदने का कार्य, तालाब से मिट्टी खोदने का कार्य करती है ओड। इसमें एक नाम आता है फेमस जसमल ओडन का, जसमल ओडन, ठीक है। बेकयास आदमी था राव खंगार, राव खंगार कहाँ का था ये, गुजरात का। इसके द्वारा ज़बरदस्ती करने पर क्या है, जसमल ओडन ने आग में कूदकर अपनी जान दे दी थी, ठीक है। जसमल राव खंगार, ठीक है, पूरी लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तालाब से मिट्टी खोदने का कार्य करते हैं ओड, और जसमल जो ओडन है ये क्या है, इनमें ओड जनजाति में एक महिला थी, राव खंगार के द्वारा ज़बरदस्ती करने पर क्या हुआ, आग में कूदकर अपनी जान दे दी। एक थी शांता गांधी, शांता गांधी, इनके द्वारा एक नाटक लिखा गया था जिसका क्या नाम था, जसमल ओडन, ठीक है। नाटक जसमल ओडन, ओडन, ठीक है। ओड, तो ये जनजातियाँ हमारी पूरी होगी, इसमें लिख लेना नोट डाल के। विश्व जनजाति दिवस क्या है, विश्व जनजाति दिवस, जनजाति दिवस कब मनाया जाता है, 9 अगस्त को, ठीक है। 9 अगस्त को मनाया जाता है और पहली बार मनाया गया था 1982 को, 1982 को पहली बार कब मनाया गया, 1982 को। तो विश्व जनजाति दिवस कब मनाया जाता है, 9 अगस्त को मनाया जाता है और पहली बार 1982 को मनाया गया। एक इम्पोर्टेंट, हमने पढ़ा था कि शेड्यूल 5 में 10 स्टेट शामिल है जिसमें राजस्थान भी एक है, ठीक है। तो राजस्थान को शेड्यूल 5 में कब शामिल किया गया, तो 12 फरवरी 1981 को राजस्थान को शेड्यूल 5 अनुसूची 5 में शामिल किया गया, 5 में शामिल किया गया, ठीक है। कब शामिल किया गया, 12 फरवरी 1981 को राजस्थान को अनुसूची 5 में शामिल किया गया। अनुसूची 5 में क्या है, 10 राज्य शामिल है जिसमें राजस्थान भी एक है। विश्व जनजाति दिवस कब मनाया जाता है, 9 अगस्त को। पहली बार कब मनाया गया, 9 अगस्त 1982 को। अब एक डिपार्टमेंट बनवाया गया था जनजातियों के विकास के लिए, ठीक है, जनजाति डिपार्टमेंट, विकास डिपार्टमेंट। इसका ईयर ध्यान रख लेना, ठीक है। जनजातियों के विकास के लिए जो डिपार्टमेंट बनाया गया था, कब बनाया गया था, 1975 में। कब बनाया गया था, 1975 में बनाया गया था, ठीक है। तो ये 3 अलग से फैक्ट ध्यान रख लेना। विश्व जनजाति दिवस कब मनाया जाता है, 9 अगस्त को। पहली बार कब मनाया गया, 1982 को। राजस्थान को जो शेड्यूल 5 में कब शामिल किया गया, तो 12 फरवरी 1981 को शामिल किया गया, ठीक है। जनजातियों के विकास के लिए एक डिपार्टमेंट बनाया गया था राजस्थान द्वारा, कब बनाया गया, 1975 में बनाया गया, ठीक है। इनके जनजातियों से रिलेटेड बहुत सारी स्कीमें भी है, जो हम स्कीम वाले जो हमारा पार्ट है उसमें कवर कर लेंगे, ठीक है। इनमें से कुछ को तो कवर कर लिया, जैसे इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना हमने पढ़ ली है, ठीक है। आगे इसमें आएगी जनजाति भागीदारी योजना, वो पढ़ेंगे हम, ठीक है। तो ये क्या लिख लो, ये हमारे जनजातियों वाला जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो गया है। आपको आज का कंटेंट कैसा लगे कमेंट करके बताइएगा। धन्यवाद।